बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास ग्रेडियंट थ्योरम। क्या होता है ग्रेडियंट थ्योरम? इफ़ फाई इज़ अ कंटिन्यूस स्केलर फंक्शन in a region R bounded by a closed surface S, then prove that triple integral for region R del phi dv is equal to double integral for surface S phi of n normal vector ds। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट थ्योरम होता है कि अगर फाई हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस स्केलर फंक्शन है किसी रीजन आर पे और वो बॉन्डेड है किसी क्लोज सरफेस एस पे, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये ग्रेडियंट थ्योरम है हमारे पास। इसकी जस्ट आपने स्टेटमेंट देखनी है। नेक्स्ट आपके पास है कर्ल थ्योरम। कर्ल थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि इफ़ बी इज़ कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन in a region R bounded by a closed surface S, surface S, then prove that triple integral for region R del क्रॉस B, ये B वेक्टर है, dv इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल फॉर सरफेस S n हैट क्रॉस B वेक्टर ds। तो अगर V कोई कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन हो, ग्रेडियंट में क्या होता है कंटिन्यूस स्केलर फंक्शन होता है और कर्ल थ्योरम के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन होता है। दोनों में ये फ़र्क है। बाकी उसमें हम हमारे पास डॉट लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या लेते हैं क्रॉस लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट एंड कर्ल थ्योरम थे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट चैप्टर भी कह सकते हैं, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर का नाम है, हमारे पास टॉपिक का नाम है कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हमारा चैप्टर है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बीएससी के अंदर देखा होगा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आप सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखेंगे, सिलेंड्रिकल को भी डिस्कस करेंगे और स्फेरिकल को भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से जाते हैं, तो वो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सिलेंडर को, स्फेरिकल सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकली कोऑर्डिनेट्स को और स्फेरिकली कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट हम सिस्टम के अंदर देखेंगे कि डाइवर्जन के केस में क्या होता है, कर्ल के केस में क्या होता है और ग्रेडियंट के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी पे, जी ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट be expressed as a function of, be expressed as function of u1 u2 u3, यानी उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी पॉइंट पे u1 u2 u3 के लिहाज से। तो सो दैट, तो एक्स वाई जी किस तरह का होगा, x इज इक्वल टू होगा x, और इसके अंदर हमारे पास सिस्टम होगा u1 u2 u3। इसी तरह y इज इक्वल टू होगा y के, और y में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो u1 u2 u3 का होगा। इस तरह ही आपके पास z होगा जो कि इक्वल टू होगा z के, और z के अंदर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, u1 u2 और u3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में एक थ्योरम होता है कि सिंगल वैल्यूड से हम अगर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ जाना चाहें, तो मैं थ्योरम लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। अ थ्योरम फ्रॉम एलिमेंट्री कैलकुलस, अ थ्योरम फ्रॉम एलिमेंट्री कैलकुलस शो दैट इफ़ द फंक्शन, क्योंकि u1 u2 u3 आपके फंक्शन है, इफ़ द फंक्शंस इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 के अंदर फंक्शंस हैं, आर सिंगल वैल्यूड, आर सिंगल वैल्यूड एंड हैव कंटिन्यूस, एंड हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, partial derivative, then equation 1 can be solved, can be solved uniquely, can be solved for u1 u2 u3 in term of x y z। बेसिकली अगर आप इक्वेशन 1 के सिस्टम देखें तो इक्वेशन 1 का सिस्टम एक्स वाई जी है, और एक्स वाई जी के अंदर फंक्शन पड़े हैं u1 u2 u3। अगर मैं बात करूं कि मैं u1 u2 u3 फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो अगर आपको याद हो हम फंक्शन निकालते थे तो u1 आपका इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी होगा, क्योंकि एक्स वाई जी इज़ अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 और u1 इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। तो इक्वेशन 1 को मैं फिर इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज़, तो बाय नंबर 1 में आपका जो u1 है वो इजिकल टू होगा u1, और u1 के अंदर जो फंक्शन आएगा वो एक्स वाई जी का आएगा। इसी तरह u2 इजिकल टू होगा u2 और एक्स वाई जी का फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह u3 आपका होगा u3 के इक्वल, और वो आ जाएगा एक्स वाई जी। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो गिवन अ पॉइंट P विद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, given a point P with rectangular coordinate xyz, coordinate xyz, we can from equation 2, we can from equation 2 associate a unique set, associate a unique set of coordinates
u1 u2 u3 called the curvilinear coordinate of the point P। तो बच्चों जो इक्वेशन 1 थी आपकी वो एक्स वाई जी से हमारे पास u1 u2 u3 की फॉर्म में आ गई है, तो वो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन 2 क्या कहलाएगी, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे उस P पॉइंट्स के जो एक्स वाई जी हमारे पास पॉइंट था। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी है, जो इक्वेशन 1 थी वो ट्रांसफॉर्म होगी इक्वेशन 2 के अंदर। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, हैंस एनी पॉइंट P can be defined in space not only be rectangular coordinates x y z but also by curvilinear coordinates u1 u2 u3, the set equation 1 and equation 2 define the transformation of coordinate तो जो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम गए हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और दो इक्वेशन 2 है आपकी वो बेसिकली कर्वीलिनियर है। तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। तो इसी तरह आपके पास कोऑर्डिनेट सरफेस और कोऑर्डिनेट्स कर्व क्या होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेट्स सरफेसेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स क्या होती हैं। कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व। द कोऑर्डिनेट सरफेस को बेसिकली लेवल ऑफ सरफेस भी बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट सरफेस इसका दूसरा नाम क्या है, आर लेवल ऑफ सरफेस या लेवल सरफेस। लेवल सरफेस आर फैमिलीज ऑफ सरफेस family of surface या surfaces obtained by setting the coordinate equation equal setting the coordinate equations equal टू अ कांस्टेंट। यानी जो इक्वेशन आपकी वो अगर इक्वल टू कांस्टेंट ले लें, किस तरह से, दस इफ C1 C2 C3 आर कांस्टेंट देन द सरफेस या सरफेसेस। तो अगर मैं ले लूँ U1 को मैं ले लूँ C1 के इक्वल, U2 को ले लूँ C2 के इक्वल और U3 को ले लूँ C3। यानी U1 U2 U3 आपके पास बेसिकली फंक्शन से, वो फंक्शन हम इक्वल टू ले लें कांस्टेंट। हमने यही कहा है कि उन इक्वेशंस को अगर इक्वल कर दें किसी कांस्टेंट को, तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सरफेस, आर कॉल्ड
कोऑर्डिनेट सरफेस। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस क्या होंगी? ऐसी हमारे पास सरफेसेस जो कि फैमिलीज ऑफ सरफेस में से ऑब्टेन हो और कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम इक्वल कर दें कांस्टेंट। जैसे ये कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन थी, इसको हमने इक्वल टू कर दिया कांस्टेंट के। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं। द कोऑर्डिनेट सरफेस the coordinate surfaces are generally curved। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस होती हैं वो कहता है कि बेसिकली हमारे पास क्या होंगी, ये कर्व होंगी। एंड ईच पेयर of the surface intersect in curves called coordinates curve। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेस के अंदर जो कर्व्स बनती हैं बेसिकली, उन कर्व्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कर्व्स इन स्पेस। तो वो कोऑर्डिनेट्स कर्व होंगे हमारे पास स्पेस के अंदर। तो कोऑर्डिनेट्स कर्व क्या होंगी? कोऑर्डिनेट सरफेस के अंदर जो कर्व बनती है, तो ईच पेयर के लिए जो सरफेस इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कर्व होगी। अगर इस टॉपिक की मैं फिगर ड्रा करूँ या डायग्राम ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से होंगी हमारे पास। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास जी एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस 3D हमारे पास हों, 3 मैं कर्व ले लेता हूँ, एक कर्व ये ले लेता हूँ, एक कर्व ये ले लेता हूँ, एक कर्व मैं ये ले लेता हूँ। ये मेरे पास u1 कर्व है, ये मेरे पास u2 कर्व है, ये मेरे पास u3 कर्व है। तो इस कर्व के लिहाज से, और ये मेरे पास कोई P पॉइंट है, ये पॉइंट P है। तो इस कर्व के लिहाज से मेरे पास अगर u1 इजिकल टू c1 आ जाए, इन दोनों को सॉल्व करने से u2 इजिकल टू c2 आ जाए, u3 इजिकल टू c3 आ जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड अ लेवल सरफेसेस या कोऑर्डिनेट सरफेसेस। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सरफेस होंगी। तो ये जिस कर्व के लिहाज से बनेंगी वो कोऑर्डिनेट्स कर्व्स हैं, और दो कर्व के दरमियान में जो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होंगी? कोऑर्डिनेट सरफेस या लेवल सरफेस। ये इसकी फिगर थी जो हमने पीछे डेफिनेशन की है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट वेक्टर क्या होंगे? यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? अगर मैं बात करूं दी थ्री कोऑर्डिनेट curve are generally not straight line as in the rectangular coordinate system. Such a coordinate system is called
the curvilinear coordinate system, the curvilinear coordinate system let r is equal to xi plus yj plus zk be the position vector of a point P, position vector of a point P, then the set of equation, x is equal to x u1 u2 u3, y is equal to y u1 u2 u3, z is equal to z u1 u2 u3। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो फिर किस तरह से लिखा जाएगा? कैन बी रिटन r इज इक्वल टू r u1 u2 u3, द वेक्टर partial r over partial u1 is tangent to the u1 कोऑर्डिनेट, यानी हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल u1 टेंजेंट होगा u1 कोऑर्डिनेट के लिहाज से। अगर यहाँ पे u2 होगा तो u2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, u3 होगा तो u3 आ जाएगा। और कर्व कहाँ पे होगी? एट p पॉइंट पे। तो देन इफ E1 हैट इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हम E1 हैट से डिनोट करेंगे। द यूनिट टेंजेंट वेक्टर E1 हैट एट P पॉइंट in this direction, we can write, तो वो फिर किस तरह से लिखा जाएगा? E1 हैट बच्चों लिखा जाएगा जो आपके पास टेंजेंट वेक्टर आया है पार्शियल r और पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल r और पार्शियल u1 की मैग्नीट्यूड। तो आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर किस तरह से लिखा जाएगा? वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर को उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि इसको नाम दे दूँ h1 का, दिस इम्प्लाइज h1 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। तो फिर बच्चों क्या आ जाएगा? फिर आपके पास आ जाएगा E1 हैट इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय h। दिस इम्प्लाइज h डिवाइड हो रहा है उससे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 इज इक्वल टू E1 h1 E1 हैट। तो आप पार्शियल r ओवर u1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जिस तरह आपने E1 के साथ निकाला है E2 हैट भी निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे U2 आ जाएगा, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर आ जाएगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेट का। इसी तरह दूसरी कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे, तीसरी कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे। सिमिलरली में हमारे पास जिस तरह E1 हैट आ गया है, इसी तरह सिमिलरली if E2 hat and E3 hat are unit tangent vectors to the U2 and U3 curve या coordinate at P respectively, तो देन आपके पास पार्शियल r ओवर u2 इज इक्वल टू होगा h2 E2 हैट के, और पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 होगा h3 E3 हैट के।
जैसे कि आपने पीछे देखा था प्रीवियस आपके पास पार्शियल आर ओवर u1 क्या था, h1 e1, तो यहाँ पे h2 e2 होगा और h3 e3। तो इसी तरह से आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब इसमें h1 और h2 h3 की आपने वैल्यूज देखी होंगी। h1 की वैल्यू मैं फिर एक दफ़ा लिख रहा हूँ, क्या थी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड, और h2 क्या है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 मैग्नीट्यूड, और इसी तरह h3 आपके पास है पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 मैग्नीट्यूड। तो ये h की ये वैल्यू है, h को हम नाम भी देते हैं दी h1 h2 एंड h3 आर कॉल्ड द स्केल फैक्टर। तो ये स्केल फैक्टर की डेफिनेशन है कि बच्चों कर्वी लीनियर के अंदर हमारे पास या यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अंदर स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर क्या है, ये जो हम h1 h2 h3 ले रहे हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्केल फैक्टर कहलाते हैं। और दो द यूनिट वेक्टर्स e1 hat e2 hat e3 hat are in the direction of increasing u1 u2 u3 respectively, और in general h1 h2 h3 are function of u1 u2 u3 and h1 cannot be equal to 0, h2 cannot be 0, h3 cannot be 0, hence e1 hat e2 hat e3 hat are also function u1 u2 u3। तो ये आपके पास h1 h2 h3 ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकते, अगर आप यहाँ से वैल्यू देखें e1 हैट की, तो e1 की हैट में h डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो h नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये आपके पास फंक्शन होंगे u1 u2 u3। ये आपके पास था यूनिट वेक्टर इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसके अंदर h आया था और h हमारे पास क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है। स्केल फैक्टर के लिहाज से हमारे पास ये यूनिट वेक्टर बनते हैं और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इंक्रीजिंग फॉर u1 u2 u3 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हमारे पास डिफरेंट कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया या ग्रेडियंट या कर्ल हमारे पास क्या निकलता है। अल्लाह हाफिज़।